नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, मैं जनरली देखिए आप लोगों के साथ पढ़ाई की चीज़ें लेके आता रहता हूँ और आपके साथ जो है विभिन्न विषयों पे चर्चा परिचर्चा करते रहता हूँ। लेकिन इस बीच मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आईं कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लोगों को मैं मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर किया और जिनके संघर्षों की दास्तां बहुत लंबी रही हो और एक लंबे संघर्ष के बाद उन लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया। तो इसी तरह के आज एक व्यक्ति हमारे बीच हैं जिनका नाम श्यामाशुतोष मिश्र है और मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूं श्यामाशुतोष जी का। श्यामाशुतोष जी यूपी पीसीएस 2021 के चयनित रहे हैं जीआईसी प्रिंसिपल पद के लिए और हम जो है श्यामाशुतोष जी के जर्नी के बारे में जानेंगे। और श्यामाशुतोष जी देखिए प्रतिभा के बेहद धनी व्यक्ति रहे हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं इनको जानता हूँ और मैं ऐसे लोगों को ही आपके बीच में लाऊँगा जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और उनसे कुछ आप प्रेरणादायक चीज़ें सीखें और उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम श्यामाशुतोष जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही। आप पहले अपना एक इंट्रो दीजिए कि कैसे कैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की, कहाँ से आप इंस्पायर हुए कंपटीशन की तरफ आने के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका रुझान कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से आप उस जर्नी को करते हुए और अपने मुकाम को हासिल किया। सर देखिए, एक तो मेरी पृष्ठभूमि बेहद ग्रामीण है और आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से मैं आया हूं। वहीं से गांव से ही 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया, जहां पर मैंने संस्कृत में ऑनर्स किया। और जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होते हैं उस दौरान बहुत तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि आगे का करियर आपका कैसा जाएगा। तो उसी दौरान चर्चा परिचर्चा में अपने साथियों से या अपने सीनियर्स से पता चला कि सिविल सेवा की तैयारी भी एक विकल्प हो सकती है। लेकिन और भी कई डायमेंशंस पता चलते थे कि एकेडमिक्स में जा सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन का दौर रहा। पहले एसएससी की तैयारी के लिए गया, जबकि मैं संस्कृत का ऑनर्स था। तो संस्कृत ऑनर्स एसएससी की तैयारी के लिए जाए तो थोड़ा सा एक तरीके से होता है कि विपथ गमन सा हो गया, दूसरे रास्ते पे चले गए आप। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनका भी लाभ मिला। एसएससी की तैयारी की, वहाँ सफल नहीं हुआ। फिर उसी दौरान मैंने बीएड भी किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास होने के बाद किया। और बीएड का लाभ ये हुआ कि सीटेट क्वालिफाई हो गया तो अध्यापन की नौकरी मुझे आसानी से मिल गई। जो मैं केवीएस में मेरी पहली रैंक थी 2017 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो टीजीटी में मैं चयनित हुआ केवीएस में। उसके कुछ समय बाद मेरा चयन जो है दिल्ली अधीनस्थ के माध्यम से दिल्ली शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में हो गया। तो 2019 से मैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय में था, 2017 में मैं केवीएस में चयनित था और उसके बाद 2021 पीसीएस में मेरा चयन हुआ इसमें। और उस दौरान कई और मुख्य परीक्षाएं लिखने का भी अनुभव प्राप्त हुआ मुझे। सर, जनरली ये देखा जाता है कि जब हम किसी नौकरी में चले जाते हैं तो उसके बाद हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए तैयारी के लिए आपने कैसे समय निकाला और किस तरह से आपने अपनी रणनीति बनाई थी और आप कैसे मैनेज करते थे, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, और उन सारी चीज़ों पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि हमारे जो साथी वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनके लिए इन सब बातों से जो है कुछ सहूलियत और सहायता प्राप्त हो सके। आशुतोष जी, एक बड़ी फेमस पंक्ति है जो मैं बार बार कहता हूँ कि संगत से गुणात है और संगत से गुणजात। मेरा ऐसा मानना है कि आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो पूर्णतः आपके आसपास के वातावरण से होता है। मैं इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे मित्र रहे, कुछ ऐसे परिजन हैं और कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो निरंतर अध्ययन से जुड़े रहे और वो इन चीज़ों की खोज खबर लेते रहे कि इस दौरान आप क्या कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ के मेरा चयन हो गया केंद्रीय विद्यालय में, तो आप या और मेरे जो बाकी मित्र हैं जो निरंतर तैयारी में लगे हुए थे, पढ़ रहे थे, उनको देखकर एक प्रेरणा मिलती रही। और उनसे मैं पूछता रहता था अक्सर कि यार अभी कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, अभी क्या है। तो आप लोग कहते थे कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम है, इसे दो इसे दो। तो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम, जैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, तो मैं आप लोगों के ही संपर्क में आने के बाद मैंने समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया उस बार। तो उसमें भी मेरा प्रीलिम्स हुआ, लेकिन मेंस में कुछ अंकों से हम लोग रह गए। और फिर 2020 पीसीएस का हम लोगों ने मेंस दिया। तो इस क्रम में हम लोग धीरे धीरे करके बने रहे और अपने आसपास के साथियों से, जैसे आप नौकरी कर रहे हो लेकिन आपको परीक्षा देनी हो, लेकिन आपके आसपास वातावरण ना हो तो आप केवल मन बना के रह जाएंगे। लेकिन एक वातावरण आपको मिल जाता है तो वो आसान हो जाती है, पूरी यात्रा आसान हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है।
तो वातावरण आपका इर्द गिर्द बहुत बड़ा निर्धारक है, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपने अपने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज़ें की, आप थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए, और क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगी प्री के लेवल पर, जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि नहीं, हाँ प्री के लेवल पे वो उन गलतियों से बचें और कम मेहनत में भी वो जो है स्मार्ट वर्क के द्वारा सफल हो सकें। क्योंकि मैं जनरली ये देखता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे किया जाए, बहुत बड़ा सिलेबस होता है और बहुत वास्ट एरिया होता है। तो आप थोड़ा सा आप जो है अपने प्रीलिम्स के रणनीति पे भी कुछ चर्चा कीजिए। मुझे लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है, क्योंकि आप यहीं पे अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे तो आपकी यात्रा ही रुक जाएगी। और आज भी मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण यही लगता है। और मुझे लगता है कि कम से कम आप स्रोत कम से कम रखें और अधिकतम उनका जितनी ज़्यादा मगअप कर सकें उतना ही आपको लाभ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं कई बार भटका हूँ भिन्न भिन्न सोर्सेज पे। किसी ने बता दिया कि ये पढ़ लीजिए तो मैं यहाँ पे निकल गया, किसी ने बता दिया वो पढ़ लीजिए तो मैं वहाँ पे निकल गया। तो आपके सोर्सेज जितने कम होंगे उतनी ही मजबूत आपकी तैयारी होगी। अब जितने ज़्यादा अब एक तो 20 गुरु मत बनाइए। मेरा ऐसा मानना है कि आप 20 गुरु बना लेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल नहीं होंगे। आपका गुरु 1, 2 या अधिकतम 3 होने चाहिए, और उनमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि आप स्रोत, जैसे प्रीलिम्स का अगर आपने घटना चक्र पढ़ना है तो घटना चक्र को लेकर चलिए और उसे अपना प्रथम ग्रंथ बना लीजिए कि घटना चक्र याद रखनी है। घटना चक्र के आपके पास नोट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर आप भटकते रहें, घटना चक्र हर बार नहीं ले आ रहे हैं। कई बार मैंने कई साथियों को देखा जिनके पास 2016 का भी एडिशन है, 17 का भी है, 18 का भी है, 19 का भी है, 21 का भी है। तो ये सारे एडिशन्स उनके पास हैं, लेकिन सारे एडिशन्स का एक निष्कर्ष के तौर पर, एक सार के तौर पर उनके पास कोई नोट्स नहीं है। तो फिर वो विफलता बार बार हाथ लगेगी कि आप नई किताबें लाते रहेंगे। किताब आपके पास निर्धारित होनी चाहिए। सारे टॉपर्स ने बता रखी हैं, वही सारी जो मूल किताबें हैं वही लगभग एक सी बता रखी हैं सब ने, लेकिन उनका पुनरावृत्ति आप कितनी बार कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है सर। ये तो हो गई सर प्रीलिम्स की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंस होता है वो भी काफ़ी टफ माना जाता है, और किस तरह से आपने पेपर वाइज मेंस की स्ट्रेटजी बनाई थी। हमें लगता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं तो आप जैसे जो वर्किंग लोग हैं वो भी आपकी स्ट्रेटजी से कुछ सीखने को उनको मिल सकता है, और जो हमारे श्रोता हैं उनको ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को कैसे करना चाहिए और कैसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। सर इस बारे में मैं थोड़ी ईमानदारी से एक बात कहूँगा कि मुझे पहले इस बात का बड़ा भ्रम था कि मैं लिखता बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि भाषा पे, क्योंकि साहित्य का ही विद्यार्थी हूँ या साहित्य का अध्यापक रहा, तो मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप लिखते बहुत अच्छा हैं। परीक्षा में उत्तर लेखन एक पूर्णतः एक अलग कला है और वो लिखने से ही विकसित होगी। हम में से बहुत सारे लोग, और मैं भी इसका बहुत भुक्तभोगी हूँ कि मैं लिखता नहीं हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, और उसकी वजह से अंक कम आते हैं। और जब तक आप लिखेंगे नहीं, पुनः पुनः नहीं लिखेंगे, तब तक आपके उत्तर परिमार्जित नहीं होंगे। लिखने से ही बात बनेगी, पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि जब मैंने 2020 की मुख्य परीक्षा दी तो मुझे लिखने का अभ्यास नहीं था, तो मैं पूरे उत्तर लिख ही नहीं पाता था। तो हुआ ऐसा कि पूरे पेपर को मिलाकर मेरे करीब 17 प्रश्न छूट गए। और आप 17 प्रश्न सोचिए कि अगर 10 नंबर हम औसत मान लें तो करीब 170 नंबर तो मैं छोड़ के चला आया। और जब 170 नंबर आप छोड़ के चले आएंगे तो आप समझिए कि उन 170 नंबर में आपको 60 नंबर भी मिले होते, और जैसा कि मेरा उस साल का जो मार्कशीट थी उसमें जो अंतर दिख रहा था वो इतना ही दिख रहा था कि अगर 60 नंबर भी मिले होते तो मुझे कम से कम एक पद मिल गया होता। तो इस तरीके से हो जाता है कि आपको उत्तर लेखन एक तो करते रहना नियमित, और उसमें एक आवश्यक जो गति है वो बनी रहे। तो उससे आपको क्या होगा कि आप सारे उत्तर लिख पाएंगे, और जब पुनः पुनः उत्तर आपने लिख रखा होगा तो आपके उत्तर गुणवत्तापूर्ण हो जाएंगे। ये मेरा मानना है कि आपको बार बार लिखना चाहिए और नियमित लिखना चाहिए, जो कि मेरी भी एक कमी रही है कि मैं नियमित नहीं लिख पाता था। मेंस के बाद आप जो है थोड़ा सा अपने इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए, और कैसा अनुभव रहा आपका इंटरव्यू पैनलिस्ट के साथ, और क्या क्या आपसे पूछा गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद हो, जो लगता हो कि नहीं हाँ ये पढ़ाई से ज़्यादा पर्सनैलिटी की चीज़ें हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ज्ञान का जो हमारे टेस्ट है वो लगभग मेंस में हो चुका होता है। तो आप उन चीज़ों पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या बातें आपसे हुई। इंटरव्यू आशुतोष जी, मैं आपसे उससे पहले चर्चा किया करता था और सारे मित्रों से ही किया करता था। कई बार मैं कहता था कि इंटरव्यू हम अपना फ्रेम कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपको कुछ कीवर्ड्स बोलने होते हैं जिसके इर्द गिर्द इंटरव्यूअर घूम जाए।
तो मेरा इंटरव्यू तो राम जी मौर्य जी के बोर्ड में था, और जाने से पहले तो मैं बहुत ही नर्वस था, बहुत डरा हुआ था। अंदर जाने के बाद सर ने काफ़ी कंफर्ट महसूस कराया, और उन्होंने जैसे ही पहला प्रश्न मुझसे पूछा कि आप करते क्या हैं, तो मैंने कहा कि मैंने ये सीधे उत्तर ना देके कि मैं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत शिक्षण कर रहा हूँ या अध्यापक हूँ, मैंने थोड़ा सा घुमा के कहा कि सर मैं मेंटोर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेंटोर क्या होते हैं? तो मैंने कहा सर जो वहाँ पे चयनित शिक्षक हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, वो मेंटरिंग करते हैं, जो टीचर्स को गवर्नमेंट के की प्रोग्राम्स होते हैं वो बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो दिल्ली शिक्षा के बारे में जो आजकल अफवाहें चल रही हैं या तमाम बातें चल रही हैं कि विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल हो गया है, या तमाम चीज़ें उन्होंने पूछनी शुरू कर दी कि, तो मैंने उन सब मतलब वो मेरे सेक्टर में आ गए फिर कि आप, और जहाँ मैं स्ट्रांग हूँ इधर उधर भटकने नहीं दिया मैंने मुद्दे को, फिर वो शिक्षा पे ही आधारित रह गया। बार बार जैसे और सदस्य थे तो वो शिक्षा नीति के बारे में बात करने लग गए, फिर उन्होंने पूछा इससे पहले आपने कहाँ नौकरी की, तो फिर केंद्रीय विद्यालय की बातें चलने लग गई। तो ये पूर्णतः आप कितने तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक बार आपका देखते हैं। जैसे उन्होंने सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर 5 कुछ अच्छे से वर्ड्स लिखे हुए थे, तो उन्होंने कहा इन 5 में से कोई एक आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? तो जैसे पंक्चुअलिटी था, डिसिप्लिन था, तो मैं उस डिसिप्लिन मैंने चुना था कि डिसिप्लिन रहेगा तो पंक्चुअलिटी अपने आप आ जाएगी। इस तरीके की चीज़ें थी। सर एग्ज़ाम की तो बातें हो गई, हम देखते हैं कि जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है बहुत ही बोरिंग और थकाऊ प्रक्रिया होती है, तो आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते थे? और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों के लिए भी आप कुछ ऐसी बातें बताइए कि जो शायद आपसे सिमिलरिटी रखते हैं, वो किस तरह से अपने आप को इसमें मोटिवेट रखें ताकि जो है वो अपने इस थकाऊ प्रक्रिया से अपने आप को उबार पाएँ। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया थकाऊ नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन आप उसे इंटरेस्टिंग बनाते कैसे हैं? जैसे कि अगर इस प्रक्रिया को देखें तो 4-5 साल की प्रक्रिया है ओवरऑल, लेकिन आप अगर ये सोचें कि बिल्कुल एकांतिक हो जाएंगे, एकनिष्ठ हो जाएंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, सारा कुछ त्याग देंगे और आप बिल्कुल आत्म केंद्रित होकर परीक्षा देंगे, तो आपके चयन की संभावना थोड़ी कम रहेगी। लेकिन थोड़े से आत्मनिष्ठ न हो के थोड़े लोग आपके हों, मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल सामाजिक हो जाएं और हर फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हर जगह दौड़ भाग रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। लेकिन कुछ आपके मित्र हों, कुछ खास लोग हों जिनके साथ आप बैठें, जब आप बिल्कुल तनावग्रस्त हों या तनावग्रस्त होने की स्थिति बने तो आप उनके पास जाएं और आपसे बातचीत होती रहे, तो आप तनावग्रस्त नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक हास परिहास का वातावरण बना रहे, हास परिहास का वातावरण बना रहे, लेकिन उपहास का वातावरण ना बने, तो ये सब आपको एश्योर करना है। श्यामा आशुतोष जी के साथ जो एक अच्छी बात रही और शायद मज़ेदार किस्सा भी हो सकता है कि जिस बार इनका चयन हुआ था, इनके एक बहुत ख़ास मित्र थे और इनके मित्र ने उस एग्ज़ाम में, मुझे लगता है कि मैं भी इनके साथ था, हम दोनों लोग आगरा स्टेशन पे थे, तो जब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर दे के आए तो वो इनसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने बड़ा ही हे दृष्टि से इनको देखते हुए कहा कि नहीं हटो, हम तुमसे क्या बात करें, मुझे पता है कि तुम्हारा नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं कि उसी वर्ष जो है श्यामा आशुतोष जी चयनित हुए थे। तो मैं सर चाहूँगा कि उस छोटे से किस्से के बारे में भी आप लोगों को बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। नहीं, ये हो जाता है कई बार, कोई हे दृष्टि से देखने का कोई उद्देश्य नहीं रहता किसी का, लेकिन हो जाता है कई बार। परीक्षा क्रम में होता है कि हम खुद से ही हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम उतना पढ़ के गए हैं, और हमारे साथी जो निरंतर पढ़ रहे हैं उनको ये विश्वास होता ही है कि हम थोड़ा बेहतर पढ़ के ही आए हैं। तो उस दौरान कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं था कुछ उद्देश्य, ऐसा उद्देश्यपूर्ण तरीके से नहीं कहा गया था वो, लेकिन हाँ ये कहा गया था कि छोड़ो तुम तो उतना भी तैयारी पे नहीं हो, और उनके कहने का उद्देश्य यही था कि तुम नौकरी भी कर रहे हो तो तुम्हारा जो है नौकरी के साथ साथ कहाँ इतना काम चल पाएगा, तो ये कहने का उद्देश्य था। तो मेरा मतलब ऐसे कोई उनका उद्देश्य गलत नहीं था, मुझे लगता। अब आप जो है थोड़ा सा कुछ अपने तरफ से विद्यार्थियों के लिए और साथियों के लिए कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें बता दीजिए या कुछ ऐसी बातें कहिए जिससे उनको प्रेरणा मिलती रहे, और इसके साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। मुझे गोपाल दास नीरज की एक कविता याद आती है, मैं कविताएं बहुत पढ़ता रहता हूं, तो मुझे लगता है कि उनकी एक कविता है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कई बार हम एकदम से तय कर लेते हैं कि यही करना है, अगर नहीं हो पाए तो ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे वो उस कविता में वो लिखते हैं कि लाखों बार किश्तियाँ डूबी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार गगरियाँ फूटी, चहल पहल वही है तट पर, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये सब हिस्सा है जीवन का,
कि कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हमें उससे भटकना नहीं है अपने लक्ष्य से, और कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा तब भी कुछ ना कुछ ठीक ठाक सब कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सब सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और देखिए, इस तरह से मेरा प्रयास है कि ऐसे ही शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहें, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफल लोग हैं हम उनको आपके सामने लाते रहेंगे। और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो है कुछ प्रेरणादायक कहानियों के बारे में भी सुनेंगे। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से श्यामा आशुतोष जी के मित्र ने उनको ताने मारे, और उस तानों के बाद ही जो है देखिए संयोग के उसी वर्ष जो है इनका चयन हो जाता है। और इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, इन्हीं बातों के साथ। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।